अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। इस प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अबू बकर साहब भी इस डिस्कशन में मेरा साथ देते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज का सबसे अहम टॉपिक, क्योंकि जून है, इसमें हम देखते हैं कि बजट आता है और सबको इंतज़ार होता है इस बजट का। बजट 2024-25 जो कि कल पेश किया जाएगा, और इक़्तिसादी सर्वे जो है इस हवाले से वो जारी हो गया है। बजट 2024-25 क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं, एक पैकेज देखते हैं, वापस आते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। वफाकी बजट में क्या कुछ होगा, आवाम को मिलेगा रिलीफ या इनकी बढ़ जाएगी तकलीफ? नए बजट के अदाद शुमार सामने आ गए। वफाकी बजट 18,000 अरब रुपए पर मुश्तमिल है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्की है। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जबकि सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए रखा गया है। इसके अलावा तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए, नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2100 अरब रुपए, पेट्रोलियम लीवी की मद में 1050 अरब रुपए से ज़ायद वसूल करने का हदफ मुतवक्की है। नए वफाकी बजट में पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रज़ाकराना कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ कराने का इम्कान है, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाए। मुलाजमीन की फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 ta 15 साल और बेटी की पेंशन खत्म करने का भी इम्कान है। गैर ज़रूरी टैक्स छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। वफाकी बजट में 2000 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल टैक्स आयद करने, GST की मियारी शरह में 1% इजाफा और गैर ज़रूरी टैक्स छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्सेस आयद किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल टैक्स आयद करने से तकरीबन 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्की है। IMF के मुतालबे पर टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए रखा गया है, जिसके लिए FBR को 3,490 अरब रुपए की ज़ायद टैक्स वसूली करना होगी। इसके अलावा ज़रूरी अशिया, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात समेत खुराक, अद्वियात और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट खत्म करने और कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने का भी इम्कान है। जी अबू बकर साहब, इक़्तिसादी सर्वे भी जारी हो गया, जिसमें कुछ चीदा पॉइंट्स जो हैं वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन 18,000 अरब रुपए का ये बजट जो है ये कल मुमकिन तौर पर जारी होगा, और इसके साथ साथ 1000 अरब रुपए का जो बजट है वफाक और सूबों के तरक्याती बजट में इसका इजाफा किया गया। किस तरह देखते हैं आप इस इक़्तिसादी सर्वे को? इक़्तिसादी सर्वे तो हर बजट आने से 1-2 रोज़ पहले हम सुनते हैं, और उसमें नई बातें भी होती हैं और कुछ वादे भी होते हैं, और जो हम पिछले माली साल की कारगुजारी होती है उस पर भी हम काफ़ी हद तक शर्मिंदा होते रहते हैं। और ये हर बजट की हर साल ये जून में यही कहानी होती है। तो अफसोसनाक तौर पर इस दफ़ा भी हमें इस सारी सूरत हाल का सामना है। अब देखें, बजट जो है हमारा, उसका तो जो मिज़ानिया है वो तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि 18,000 अरब रुपए का है, लेकिन इसमें लगभग 10,000 अरब रुपए जो है वो हम जो कर्जे लेते हैं उन कर्जों के सूद में चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे। फिर पेंशन्स का प्रॉब्लम अपनी जगह पर है, वो इस्लाहात हम ला रहे हैं। डिफेंस बजट है हमारा, ज़ाहिर है वो ज़िम्मेदारी भी बढ़ानी होती है। अब तो वज़ीर दिफा साहब ने यह भी कहा है कि जो रुपए की डिस्पैरिटी है इसको देखते हुए तो हमें ये और भी बढ़ाना पड़ेगा। और फिर ये तकरीबन 4,500 अरब रुपए जो टैक्स लगने हैं, असल कंसर्न तो इसका है, टैक्स तो लगने चाहिए, लेकिन बात यह है कि इसके लिए अमूमन हमारे यहाँ जो गर्दन देखी जाती है वो लोग हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं या जिनको टैक्स एट सोर्स कट रहा है, जो तनख्वाह याफ्ता तबका है। जी। उसके लिए तो पहले ही प्रॉब्लम है। आप महंगाई की शरह देख लें तो इस मौजूदा माली साल में वो लगभग जो है वो पर ईयर जो होती है वो 24% है। अब उस 24% में जो बिजली की और गैस की कीमतें हैं वो आसमान के ऊपर हैं, और जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा हैं जो हम बेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और फिर पाकिस्तानियों की आमदन का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है
وہ انہیں بجلی اور گیس کے جو ہمارے بلز ہیں ان کو ہم پورا کرنے میں گزار دیتے ہیں، تو اس سے عام آدمی کی جو پرسنل اکانومی ہے، اس کی پرسنل ہیلتھ ہے، یا بچوں کی ایجوکیشن ہے، یا جو لیونگ کی کاسٹ ہے، وہ تو بالکل زمین پہ گر گئی ہوئی ہے۔ اب پاکستان میں جو صورتحال ہے، یہ جو مہنگائی کی شرح ہے، یا جی ڈی پی جس طرح سے کم ہے 2.2 ہے، اور اس میں 3% جو ہے وہ شرح غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جب شرح غربت میں اضافہ ہو رہا ہے ایک طرف سے، اور آپ کا جی ڈی پی 2.2 ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ملک کی جو آبادی ہے وہ لگ بھگ 2.5 کی ریشو سے بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی ڈی پی کم ہے، گروتھ، آبادی کی گروتھ بڑھ رہی ہے، اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ یہ ایکویشن آپس میں بڑا گیپ ہے، اور اس بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے تقریباً 20 لاکھ لوگ پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ جاب مارکیٹ آگے سے خالی ہے، چونکہ انڈسٹریلائزیشن تو ہے نہیں، اتنی انرجی کی بلند بالا شرح ہے، اس پہ انڈسٹری تو بند ہے۔ دوسری طرف سے جو آپ کا شرح سود ہے وہ بھی آسمان پہ ہے، تو اس میں کون قرضہ لے گا، کون انڈسٹری چلائے گا، اور جاب مارکیٹ کیسے کریٹ ہوگی؟ تو یہ پرابلم ہے ہمارا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ میرا بڑا کنسرن یہ ہے کہ یہ جو 4,500 ارب روپے کے ٹیکس ہیں، یہ ہم کہاں سے لیں گے؟ چونکہ اسی سروے میں نے سنا ہے کہ ہم تقریباً 4,500 ارب روپے جو ہیں وہ عمرہ کو سبسڈی دے رہے ہیں۔ آئی ایم ایف بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، یہ جو اپنے لیے فیصلے کرتی ہے اور اپنی ہی کلاس کو اور بڑے لوگوں کو یا بڑے بزنسز کو جو آپ سبسڈی دیتے ہیں، اس سے عام آدمی کا تو نقصان ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم بہت زیادہ پھر قرض لیتے ہیں، اور پھر وہ قرض قیمت میں واپس چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں صرف امید رکھ سکتا ہوں، آخری جملہ، کہ یہ عام آدمی کے لیے کاش یہ کچھ بہتر ہو، کچھ ریلیف ہو، مجھے لگتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نقیب صاحب، جو ڈیجٹس بتائیں اقتصادی سروے کے حوالے سے ابو بکر صاحب نے، ڈس اپوائنٹنگ بھی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اگر ہم اس کو جنرلی، جیسے عام عوام کی آخری بات کی ہے ابو بکر صاحب نے، اس کو ہم جنرلی دیکھیں، عام عوام سے اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے اس اقتصادی سروے کو، جو کچھ ہوا پہلے اور اب آگے جو آنے والا جو بجٹ ہے، وہ عام عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ سمیرا، وہ شکریہ ایک تو، اور وہ پچھلے دنوں ایک فلم ریلیز ہوئی نا، ری میک بنا تھا، بلال لاشاری صاحب نے بنائی تھی، وہ کیا نام تھا اس کا؟ سر وہ مولا جٹ۔ مولا جٹ۔ جی۔ یہ مجھے لگتا ہے مولا بجٹ ہے، مولا بجٹ، ٹھیک ہے نا؟ اور ہر دفعہ کا بجٹ جو ہے وہ اسی طرح کچھ خوفناکیاں لے کے آتا ہے۔ مشکل حالات ہیں، مشکل بجٹ بنے گا اور مشکلات بڑھیں گی، مجھے جو لگتا ہے۔ اور اب اس کا توازن برقرار رکھنا ہے نا گورنمنٹ میں، کسی ایک طرف میں اس کا توازن کچھ ٹیکسز بڑھا کے اور کچھ طرف ریلیف دینا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ مہنگائی، سمیرا، جہاں تک ابو بکر صاحب نے بات کی نا، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں وہاں مہنگائی ہے۔ اچھا، یورپ میں ہم سے زیادہ مہنگائی ہے، کیوں نہیں فیل ہوتا کیوں نہیں فیل؟ کیونکہ جو 18 سال کا ہو رہا ہے اس نے کام کرنا ہے، بالکل صحیح، پورا گھر کام کر رہا ہے، یہاں ایک بندہ کام کر رہا ہے اور 6 کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ اچھا، وہ جو 6 کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا 6 بچے ہیں، تو انہوں نے بچہ نہیں رہنا، ہر سال انہوں نے بڑھتے جانا ہے۔ بچپن میں ہم کہتے تھے کہ کپڑے چھوٹے ہو گئے، کپڑے نہیں چھوٹے ہوتے، ہم بڑے ہو جاتے ہیں، تو بچوں نے بڑا ہونا ہے، ہر سال ان کی ضروریات بڑھتی جانی ہے، تعلیم ایڈ ہو جانی ہے، اس میں شادیاں آ جانی ہیں۔ میں نے تو ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جو شادیوں کے بعد بھی بچوں کو پال رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں زیادہ اس لیے یہ فیل ہوتا ہے۔ اور جو ٹیکس کا ہدف انہوں نے بتایا، ٹیکس ہدف میں اس دفعہ تو ایف بی آر کو یہ بھی ہے کہ جی دیکھیں، جو دکانداروں پہ، ریٹیلرز پہ جو ٹیکس لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے نیٹ میں آئیں گے۔ دوسری بات کہ اس ٹیکس نیٹ میں نارمل جو بزنس مین ہے وہ بھی آ جائے تو ٹیکس کا ہدف حاصل ہو جائے گا۔ پرابلم یہ نہیں کہ ٹیکس کے لیے نئے لوگ کہاں سے آئیں گے، کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور کتنے نہیں دے رہے۔ تنخواہ دار طبقے پہ رحم کرنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ٹیکس کسی طرح سے بیچارہ چھپا بھی نہیں سکتا، اس کو تنخواہی ٹیکس کٹ ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو نظام ہے ٹیکس کا نا، جس میں ہم اس کے بنتے ہیں، فائلر بنتے ہیں، فائلر بننے کے لیے ہمیں لوگوں کو، عام لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو کسی ایسی جگہ نہ جانا پڑے جس پہ لکھا ہو کہ فائلر بنیے اتنے پیسے دے کے۔ جی بالکل، ان کو عام بند، جیسے ایک بندہ اپنا ای میل اکاؤنٹ بنا لیتا ہے، ڈیجیٹل لٹریسی آ جائے، ٹھیک ہے، ہاں، اس میں آسان سے آسان کر کے ان کو ایپ پہ چلے جائیں، کیونکہ یہ جو بجٹ کے اعداد و شمار ہیں یہ عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اب پیٹرول کی قیمت میں سن رہا ہوں کہ وہ کم ہونی تھی، لیکن اب نہیں ہوگی کیونکہ لیوی میں اضافہ کر رہے ہیں، جی ایس ٹی بھی بڑھانا ہے۔ ٹھیک، اب پرابلم ہو گیا نا کہ جو جس کا ملنا تھا فائدہ وہ نہیں ملنا۔ اچھا، اوپر سے ایک اور میں سن رہا ہوں کہ اس کی سولر کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں،
वो जितनी भी बड़ी हो, बेशक 10 रुपए बड़ी हो, लेकिन मार्केट में एक फिजा बड़ी खतरनाक बन जाती है यार। इसका मतलब है कीमतें बढ़ रही हैं। हाँ। और ऐसी चीजें जो आवाम को रिलीफ दे सकती हैं और उसमें गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं है, उन चीजों पे खुदा के लिए ऐसी चीजों को महंगा होने से बचाएं। सोलर पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। दुनिया तो जा रही है, अब तो तुम्हारा नई टेक्नोलॉजी आ गई है सोलर की। वो कहते हैं रात के वक्त भी मोमबत्ती भी जला लेंगे, चांद की लाइट से भी वो चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि बजट के अहदाफ में जो इन्होंने अबू बकर साहब ने बताया, हमने जो कर्ज की मद में भी देने हैं, सूद की मद में, जी जी जी, वो तो देना ही है आगे से। पहली बात तो ये कि ये सूद की मद में देने से हमारा सर्कल रुक नहीं जाएगा, आगे हम दूसरे IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, वहां से हमें पैसे आने हैं, चाइना से इन्वेस्टमेंट आनी है। ये सारी चीजें मिलके मैं आपको बताऊं, मुझे जो खतरा लग रहा है कि अभी मुझे पता नहीं अभी क्या होने जा रहा है, लेकिन ज़राअत इसकी जद में आने वाली है। जो सुनने में आ रहा है कि ज़राअत पे भी टैक्स लगने लगा है। किसान पहले ही आपको अबू बकर साहब पता है वो गंदम की वजह से पिस गया। खैर अब उन्होंने किसान कार्ड का इजरा तो किया, कुछ मरहम रखने की कोशिश तो की है, ठीक है, लेकिन ये मरहम रखते रखते ही बजट आ गया। एग्जैक्टली। अब ये ना हो कि कल उधर से रिलीफ मिले और उधर से पकड़ इस वजह से तो परेशानी है ही नहीं कि बजट आ रहा है। परेशानी तो ये है कि इसके बाद मिनी बजट ना आ जाए। एग्जैक्टली। अगर तो यहाँ पे बात खत्म होती है तो फिर दूसरी बात ये जो पेंशन वाली है, हाँ जी, ये मेरा ख्याल है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बेटी को जो उन्होंने कहा ना जी कि पेंशन नहीं मिलेगी, जी जी बिल्कुल, वो शायद इसलिए कि अमूमन ये समझा जाता है कि बेटा जो है बाप के बाद माँ की जिम्मेदारी बेटे पे आ गई है। लिहाजा यूं समझ लें कि बेटे ने चूंकि माँ को भी पालना है, उसके बाद उसका भी ख्याल रखना है, तो ये पेंशन बेटे के हिस्से में आ गई। बेटी ने तो ब्याह के चले जाना ना, अब उसका जिम्मेदार वो शख्स है जो हस्बैंड है, ठीक है। लेकिन हजूर यहाँ बात उलट है। मैं अब कितने घराने आपको दिखाऊं, आप भी जानती होंगी, जहाँ बेटियां माओ को पाल रही, बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ बेटों की बजाय बेटियों ने माओ को अपने पास बहुत सारे ऐसे इशू लिहाजा इसमें घर को संभालना पड़ता है। हाँ, इसमें अगर तो ये इशू है तो इसको दोबारा देखना चाहिए और इसका फैसला करना चाहिए हालात को मद्देनजर रखते हुए। और 20 साल की पेंशन रखना चाहिए। 20 साल की पेंशन ठीक है। एक बंदा जो 64 है जी अबू बकर साहब, रिटायरमेंट की वैसे तो 60 प्लस होता था, लेकिन कुछ नई कानून साजी भी और शायद बढ़ा भी दें। चले इतना जो है 64 65 के बाद बंदा 20 साल मजीद, उसके बाद जारी बात है एक अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, तो पेंशन और फिर उसके बाद मरात भी सारी उसे मिल जाती हैं। 20 साल की पेंशन वाला बात ठीक है। हमारा बहुत सारी चीजें पेंशन में निकल जाती हैं सुनारा, और पेंशन के मामलात अब कभी मौका मिला तो इधर बताएंगे कि पेंशन के साथ क्या होता है और पेंशनर्स जो हैं वो क्या करते हैं, या उनकी फैमिलीज क्या करती हैं। यहाँ पे आपने वो केसेस सुने होंगे कि बाप फौत भी हो जाता है तो उसके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। बिल्कुल लिहाजा जो बजट आ रहा है ना उसमें ये इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। बहरहाल पेंशनर्स पे तो बोझ ना डालें जो पहले हैं, ठीक होगा, किसानों पे बोझ ना डालें, और आम आवाम, ये किसान भी आम आवाम में आते हैं, कम से कम बिजली गैस पानी ये जो सहूलियात हैं और खाने पीने की जो चीजें ये सस्ती रखें। बाकी आप अपने जो बड़े बड़े मनसूबे हैं उनमें कोई कट लगाएं। और ये जो बात हुई ना कि उमरा को जो सब्सिडी दी जाती है, सॉरी टू से ये शोर बड़ा मचाया जाता है। कभी इसको सोचिएगा, एक बंदे को अगर मिसाल दे रहा हूँ, हुकूमत अगर एक बंदे को 10 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है तो उसको जो साथ मिलती है ना मराहत, आप यूं उसे समझा करें, असल में जब हम कहते हैं ना इसके अलावा मराहत मिल रही है, ये एक पैकेज होता है। सही है। यानी 15 लाख का पैकेज है जिसमें 10 लाख कैश मिलेंगे, 3 लाख का पेट्रोल होगा, 1 लाख मोबाइल का, ये पूरा एक पैकेज होता है। ठीक है सर। तो उस पैकेज में लिहाजा, और वो इतनी अमाउंट नहीं है वो जो उमरा को मराहत मिल रही है ना, उसमें नॉर्मल जो है, अगर जज्बाती होके ना सोचें, ठीक है सर, तो वो एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक वो चल रहा है। हर हुकूमत देती है, दुनिया भर में होता है कि कोई एक इदारे का बंदा है, आप जिस इदारे में बैठे हैं यहाँ भी आपको मराहत मिलती हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही। प्राइवेट इदारे भी देते हैं, गवर्नमेंट के इदारे भी मराहत देते हैं, वरना तो कोई काम ही ना करे गवर्नमेंट के पास। सही है सर, वो तो सारे प्राइवेट में भाग जाएं। इसलिए उन मराहत को कम जरूर करें, चेक जरूर उन पे रखें। ठीक है सर। और जो दूसरे आपके काम हैं जहाँ पे आपने टैक्सेस इकट्ठे करने हैं, जी। जो टैक्स नेट में जिन लोगों को लाना है वो जरूर। सबसे बड़ी बात यही है कि टैक्स, जैसे नुखी साहब आपने टैक्स फाइलर की बात की, तो लास्ट डेज ये भी ऑर्डर आया था कि जो टैक्स फाइलर नहीं, उनकी मोबाइल सिम्स जो है वो बंद कर दी जाएं, और इस मद में बहुत सारे लोगों के सिम्स बंद भी हुई
اور اب لیکن پھر اس کو عدالتی حکم کے بعد اس کو روک دیا گیا تھا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں، لیکن وہ بند ہو رہی ہیں پھر. ہاں جی، ابھی بھی ہو رہی ہیں بند. وہ ٹیکس جو بیچارہ غریب ہے وہ اسے ہم بند کر دیں، وہ کہے گا کر لو بھی، کوئی بات نہیں لے لیں گے. نہیں کیا لے لیں گے آپ. اس میں ایک اور چیز بھی ہے، بس میرا انپٹ تھوڑا سا لے لیں. یہ جو ٹیکس بڑھانے کی بات ہے نا، عموماً اس کا پرابلم پاکستان جیسی ریاستوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا جو لوڈ ہے وہ اینڈ یوزر کے اوپر آ جاتا ہے. یہ پچھلے 1-2 سال میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ٹیکس لگا تھا دکانداروں کے اوپر جسے پوائنٹ آف سیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے نوٹس کیا، اگر آپ نے کبھی اس بل کو پڑھیں تو اس میں 1 روپے آپ کو بل کے اوپر وہ پوائنٹ آف سیل کا دکاندار چارج کرتا ہے. جی. اگر آپ 10 دفعہ آپ نے کوئی پرچیز کیا ہے تو آپ کو ہر نئے بل جنریشن کے اوپر پوائنٹ آف سیل لگے گا. اس پہ تاجروں نے، دکانداروں نے بڑی سٹرائکس کی تھیں، بڑا پرابلم کیا تھا. ہوا کیا کہ اس کا جو نقصان ہے وہ اینڈ یوزر کو، مجھے، آپ کو، نوخیز صاحب کو ہو رہا ہے. تو تمام یہ جو ٹیکسز ہم بڑھاتے ہیں اس کا اینڈ یوزر کے اوپر پرابلم آ جاتی ہے. تو اینڈ یوزر تو ہر طرف سے ٹیکس دے رہا ہے، چاروں طرف. میں ایک بات بتاؤں، دوسرا یہ پرابلم جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے نا، ان کے پاس بھی بڑی چلاکی ہے. میں نے پچھلے دنوں ہم دوست گئے، ہم نے ایک جگہ سے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا، تو ہم نے کہا بھی انوائس لائیں، آپ کو بل دیتے ہیں. یہ ایک اور پرابلم. اور اسلام آباد کا ہوٹل ہے وہ، ٹھیک ہے، اسلام آباد کا بڑا معروف. اور انہوں نے جناب جو انوائس دی اس پہ لکھا ہوتا ہے پرفارما انوائس. اچھا، میں نے کہا بھی انوائس تو انوائس ہے نا، یہ پرفارما انوائس کیا بلا ہے؟ یہ اتنا ٹیکس، یہ اتنا ٹیکس، اتنا ٹیکس. ٹھیک ہے، شکل اس کی وہی بنی ہوئی ہے. تو کون، کیسے مجھے پتا چلے وہ گورنمنٹ کو گیا کہ نہیں؟ وائی دے رائٹ پرفارما انوائس. بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ٹیکس، جو اس قسم کے چیزوں سے ٹیکس بچا رہے ہیں، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جو ہمارے مختلف مدات میں ٹیکس بچائے جاتے ہیں، ان میں بھی ہمارے جو یہ اچھا ہوتا اگر آج شکیل صاحب کسی ٹیکس کے وکیل کو لے لیتے نا، وہ آپ کو بتاتا کہ لوگ کس قسم، کس طرح سے جو مالدار لوگ ہیں. سچی بات ہے، میرے آپ جیسے نہیں، لیکن جو ہیں بہت زیادہ جو کما رہے ہیں. صاحب کل چونکہ بجٹ آئے گا، اس پہ ہم کل کریں گے اور ہم ایکسپرٹس کو بھی ساتھ لیں گے. میرا خیال تھوڑا پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے. اچھا یہ بتا دیجئے پاکستان جیت گیا ہے یا نہیں ابھی، کیونکہ ہم اس پہ کیا سچویشن؟ نہیں سر، ابھی نہیں جیتا. ابھی سچویشن پروڈیوسر صاحب سے پوچھیں اور بتا دیں. چلیں، ہم پروڈیوسر صاحب کہہ رہے جی، کہہ رہے جیسے بھی کوئی صورتحال آتی ہے، اپڈیٹ آتی ہے تو ہمیں بتاتے ہیں. تو ہم جو سیاسی میچ ہے 53 بالز ہیں اور 51 رنز جو ہیں وہ ہمیں درکار ہیں جیتنے کے لیے. ماشاءاللہ آخری اوور تک میچ جاتا دکھائی دے رہا ہے. ایگزیکٹلی، بڑی وہی سچویشن ہے، بڑی. نہیں وہی نہ کہیں، اللہ خدا کا واسطہ وہی نہ کہیں. لائک کتنے ہی آؤٹ کتنے ہیں یہ بھی بتا دیں. آؤٹ کتنے یہ بھی بتا دیجیے گا شکیل صاحب، جب آپ کو پتہ چلے. میں کہتی ابھی ایک آؤٹ ہوا ہے، زبردست، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. چلیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ہمارے پاکستان کو. سیاسی میچ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی تھی حکومت کی طرف سے کہ مذاکرات کیے جائیں، بار بار کہا گیا، بار بار انکار کیا گیا. اسی پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹھیک ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بار بار مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کی کوشش کرے اپوزیشن کو، لیکن بار بار انکار ہو رہا ہے. فائنلی بانی پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. آج ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیرسٹر غور صاحب نے کہ ہم نے تو کبھی مذاکرات سے انکار کیا ہی نہیں. اور بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہوا اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں، مذاکرات کے راستے کھولے جائیں. لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ نون لیگ سے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اور نہ ہی ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. ایک پیکج ملاحظہ کیجئے، دیکھ کے واپس آتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. چلیں اس پہ ہم ڈسکشن ہی کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے پیکج پہ ہم نے کیا ٹائم ویسٹ کرنا ہے. ابوبکر صاحب، یہ کیا بات ہوئی؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے مذاکرات نہیں ہوں گے. پھر مذاکرات کرنے کس سے ہیں؟ حکومت میں تو یہی تینوں ہیں، اتحادی ہیں اور مین جو ہمارے اقتدار میں اس وقت حکومت ہے. پھر کس سے مذاکرات کرنے؟ پھر کس مذاکرات کا گو ہیڈ دیا بانی پی ٹی آئی نے؟ جی یہ بالکل آپ نے درست نقطہ اٹھایا ہے، لیکن اس میں جو خیر کی بات ہے یا جو ایک ڈیولپمنٹ آپ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے تمام لوگوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی جماعت کی قیادت کو کہا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں. یہ تو ایک بہرحال ایک بہتر پوزیشن ہے جس سے کم از کم مجھے لگتا ہے معافی طاقت میں بیٹھ کے دی جاتی ہے. نو نہیں، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. خود جیل میں بیٹھ کے معافیاں دے رہے ہیں. نہیں، معافی سے مراد وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے میں اس کے اوپر اپنے سیاسی جو متحارب لوگ
लोग हैं उनको माफ करने को ये सारे सबने माफी दी हुई है। ठीक है, आपका नुक्ता नजर है, ये मैं इसको एक अच्छी पोजीशन समझते हूँ, ये एक अच्छी बात है। ये अगर आपने मुज़ाकरा सुने जरा जी बकर साहब, माफी मांगने का कहा गया था कि आप माफी मांग लें, हम माफ कर देंगे। उसका तो जवाब आ गया था ना कि माफी किसी और को मांगनी चाहिए, वो तो उन्होंने दे दिया था। ये पॉलिटिकल मुज़ाकरात और पॉलिटिकल लोगों की बात हो रही है। शबरात वाले दिन आदत होती है ना, हमारी रिवायत भी है कि हम एक दूसरे से माफियां मांगते हैं। तो एक मैंने पोस्ट पढ़ी फेसबुक पे, बड़ी मजेदार, किसी ने लिखा हुआ कि आज की रात माफी मांगने की है, तो जिसने मुझसे माफी मांगनी है मांग ले। ठीक है ना, ये वो वाला हिसाब है। नहीं, ये सियासी मुज़ाकरात की और पॉलिटिकल कुव्वतों के दरमियान गुफ्तु शुनीद की बात हो रही है, और ये उन्हीं से मुखातिब हुआ जा रहा है। ये वो वाली माफी नहीं है जिसका मुतालबा हुआ था और इधर से मुस्तरद भी हो गया था। मेरा ख्याल है ये उस सिचुएशन से इसको अलहदा रखें। लेकिन दूसरी बात जो है, जो प्रॉब्लम है समझने में, कि अगर PMLN से जो हुक्मरान इत्तेहाद की सरबराह जमात है, पीपल्स पार्टी से और MQM से मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर तो तनाज़ात हल नहीं होंगे। इसमें वाहिद पार्टी वो लग रही है जो अपोजिशन में है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी सेम पेज पे है तहरीक इंसाफ के साथ, वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो सकती है। सॉरी अबू बकर साहब, आपकी बात कट कर रही हूँ। अगर ये कह देते कि जी हमने उनको माफ किया जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, और हमसे अगर कोई ज्यादती हुई है तो हम आपसे माफी मांगेंगे, के लोग आपकी बात सुन रहे हैं, और वो कल जब अडियाला जेल जाएंगे तो शायद ये मैसेज भी वो लेके चले जाएं, शायद वो इस पोजीशन पे सोच लें। बहरहाल ये तो जो अडियाला जेल से जो सूरत हाल सामने आई है, उस पर हमने ये मौजू रखा है और उसके मुताबिक फिर हम रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो हम तो हमेशा अपने प्रोग्राम में कहते रहे कि पॉलिटिकल फोर्सेस को पॉलिटिकल लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए। आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अवाम का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद है, और अवाम के मसाइल अपनी जगह पर हैं, इकॉनमी का भी प्रॉब्लम है, और मुल्क बज़ाहिर लग रहा है कि जिस तरह से बंद गली में है मईशत को लेकर, सियासत को लेकर। तो ये तो साजगार माहौल है सियासतदानों के लिए, बैठ के मुज़ाकरात करें, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को स्पेस दें, और उसके बाद मामला आगे की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर डिफरेंट बयानात आएंगे हुकूमत की तरफ से, डिफरेंट इक़दामात होंगे, बाज़ का जो है वो ख्वाजा सरा जो है वो हाथ में उस्तरे लेके फिर रहे होंगे। कहीं कल आपने देखा होगा अपोजिशन लीडर को, शायद आज की स्टोरी है या कल की है गालिबन, जब वो दहशतगर्दी की अदालत में कल सरगोदा पेश हो रहे थे, अंदर उनकी जमानत में पेशी थी, बाहर उनको पकड़ रखा था, और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल कैदी हैं उनके मामलात भी अपनी जगह पर हैं, और उधर से भी ऐसे हो रहा है। जो अडियाला जेल से निकलता है नंबर 1 वो कोई और बात करता है, नंबर 2 आता है वो कोई और बात करता है। कुछ लोगों को अपनी सोशल मीडिया की टीम पर फख्र होता है, कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं जी वो तो बानी PTI का ये ट्विटर कहीं और से हैंडल हो रहा है, उन्हें तो पता नहीं इसमें क्या है, या जो कुछ छप रहा है वो एक खास ट्वीट आई है उसके मुताबिक, उससे तो हम मुत्तफिक नहीं हैं। तो ये डिफरेंट बातें हैं, लेकिन इसके लिए ये अच्छी बात है कि अगर संजीदा लोग कोई बात करेंगे, जैसे आरिफ अलवी साहब हैं इनकी जमात के रहनुमा, या दूसरी तरफ से ऐसे कुछ लोग हैं, अगर ये आपस में मिल बैठेंगे, पहले मरले में अगर अपोजिशन की कुछ जमातों से इत्तेफाक हो जाता है कानून की बालादस्ती को लेकर, आइन की बालादस्ती को लेकर, या आईनी इस्लाहात को लेकर, इलेक्शन को लेकर, या जितनी कानून साजी अभी हो रही है, जैसे ये ट्रिब्यूनल का मामला हुआ है जो इलेक्शन कमीशन की उसको सुनेगा, या नैब तरामीम का मामला है, आगे ये मुझे फिर पार्लियामेंट में जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे है। तो आगे जाकर फिर कोई है कि मुश्तरका कोई मुज़ाकरात की अपोजिशन की टीम बन सकती है जो हुकूमत से बैठ के बात कर ले। तो आप इख्तलाफात जितने भी हों, मामलात या डिस्टेंस जितना भी हो आपस में, बहरहाल आप मुज़ाकरात को या मिल बैठने को रूल आउट तो नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। नक़ी साहब, आपको भी लगता है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के अलावा सबसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई अहम डेवलपमेंट हो सकती है? आपको इसमें एक दिलचस्प खबर दूं, जी सोर्स भी बता दूंगा। आजकल तो आपको पता है कानून भी जरा सख्त है। हाँ जी, सईद चौधरी साहब इसके रावी हैं। ठीक है। तो उन्होंने बताया, आपको पता है माशाल्लाह बड़े शानदार बालिग नज़र रखने वाले और उकाबी निगाह रखने वाले वो साफ़ी हैं। पहली बात तो ये सुमेरा, ये जो माफ़ी वाली इन्होंने बात की उस पर हमने बात कर ली कि जी माफ़ी तो किसी जगह पे आप बैठ के, एक बंदा जो है वो मैच हार गया और वो कह जाओ तो माफ़ किया, जीतने वाली टीम को कह जाओ तो माफ की, सुने तो सही ना। मैच तो हारने की बात भाई, मिसाल दी है, इलेक्शन भी आप नहीं, ये मिसाल इस पे अच्छा चलो एक बंदे ने दूसरे बंदे से इलेक्शन आपने देख लिया है, सियासी माहौल आपके सामने, और आप कह रहे हैं मैच हार गया। सुने ना, ऐसे ना अच्छा मिसाल फिर चेंज कर लूं, मिसाल चेंज कर ले, कोई और बात। एक बंदे ने किसी से कुट खाई है और उसके बाद वो कह रहा है जा तेरे माफ किया, अब ठीक है, ठीक है, पहले वाली ठीक थी। अच्छा सुने, अब इन्होंने कहा कि पहली बात तो ये सुमेरा, मुज़ाकरात से मुराद
अपोजिशन जब बात करे ना तो मुज़ाकरात से मुराद हुकूमत से मुज़ाकरात होते हैं। बिल्कुल। वो ये जिन जमातों से मुज़ाकरात का ये कह रहे हैं कि इनके तो पहले ऑलरेडी हैं, क्या मसला इनके साथ, बल्कि ऐसी जमातों के साथ तो पिछली इसमें नून लीग को तो ताने मिलते रहे हैं कि 11 जमातें मिल गई, 24 जमातें मिल गई, 18 जमातें मिल के देखें जी वो कुछ नहीं कर सकी। तो मुज़ाकरात से मुराद हुकूमत से मुज़ाकरात है। और मैं आपको सही चौधरी साहब वाली पहले खबर जी प्लीज। उन्होंने कहा कि एक पंजाब की निहायत सीनियर बुजुर्ग सियासतदान शख्सियत ने अपना एक बंदा भेजा खान साहब के पास, ठीक है, अडयाला जेल मुलाकात के लिए, अकॉर्डिंग टू सईद चौधरी, जो खुद नहीं गए, सुने ना। अच्छा। और उसने जाके कहा कि खान साहब आप आसिफ अली जरदारी के साथ मिलें, ओके, उनके साथ एक दफा बस बैठ जाएं। ठीक है। मतलब ये था कि रास्ते निकालने में आसिफ अली जरदारी जो हैं वो ज्यादा महारत रखते हैं, वो आपके लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे। या इसका दूसरा मतलब ये था कि आप नून लीग के साथ बेशक ना मिले तो आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। ठीक है। अच्छा, ये तो पीपल्स पार्टी शुरू में भी कह चुकी है। नोखे साहब ये अब की बात है? ऑफर, हाँ, ओके, ठीक है। तो उन्होंने कहा, ये तो नून लीग भी ऑफर कर चुकी थी, पीपल्स पार्टी ने भी ऑफर की थी कि आप आ जाएं हमारे साथ, इन्होंने इनकार किया था। तो खान साहब ने कमाल का जुमला, पीएमएलएन ने तो नहीं वैसे ऑफर की थी, पीटीआई को आप बना लें, ये कहा स्ट्रेट अवे अपने तौर पे बना लें, तो वो कैसे बनाते। दूसरी बात ये कि इसमें खान साहब जुमला क्या है, वो जुमला बता दें, बजुबान दरोग बर गर्दन रावी कि उन्होंने कहा, उस रावी को कह रहा हूँ, वो जो जिस बंदे ने बताया सही चौधरी साहब को, उसने कहा जी कि खान साहब ने कहा जी कि मैं नवाज शरीफ के साथ तो मैं नहीं बैठूंगा, अच्छा, और आसिफ जरदारी के साथ भी मैं नहीं बैठूंगा, अच्छा, बिलावल के साथ बैठ जाऊंगा। ठीक है, अच्छा। यानी उन्होंने कैसा रास्ता बनाया, कुशन कैसा बनाया, यानी बैठना तो पीपल्स पार्टी के साथ है ना, ठीक है। आप जरदारी साहब के साथ बैठे या बिलावल के साथ बैठे, बकौल उस बंदे के कि खान साहब ने कहा कि बिलावल जो है उसका जो विजन है वो कई जगहों पे मुझे काबिल कबूल है, ठीक है, तो मैं उसके साथ मुज़ाकरात करने का, ये तरीका होता है ना एक बात करने का कि भाई अभी हले कुड़ी पढ़ दी पई, ये तो फिर साइन ऑफ रिश्ता लेने जाए ना, वो कहते हैं हले कुड़ी पढ़ दी पई, नहीं, साइंस से मुराद सुने अभी तो अबू बकर साहब ये ऐसे ही हम हवा में बात कर रहे हैं ना, जब ये मैच्योर होगी बात तो फिर बात करेंगे ना इस पर। बात ये है कि बिलावल साहब जो हैं वो आप क्या, आपके लीडरान और आप क्या उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर चुके होंगे, ये तो किससे ढकी छुपी बात नहीं। मौलाना साहब ने आज पता क्या कहा, उनके खिलाफ भी उन्होंने जुबान इस्तेमाल की, उन्होंने कहा हमारा सीज फायर है। हाँ जी, पीटीआई के साथ यही कहा ना, वो बिल्कुल यही कहा। अच्छा, सीज फायर का मतलब समझते हैं, जंग जारी है, जरा लेकिन नोखे साहब जो पीपल्स पार्टी का मामला है, हमने अक्सर देखा है कि उनमें ज़र्फ भी है और बर्दाश्त भी बहुत होती है। वो के खान साहब के जुमले अपनी जगह पर हैं कि जरदारी साहब मेरे निशाने पे हम सुनते रहे, इन्होंने क्या क्या बातें नहीं की, वो खुद ही आप कहते होते हैं सियासी जुमले हैं और सियासी जुमले बोले जाते हैं, लेकिन जब आपने मिलना होता है, इत्तेहाद करना होता है, मेरा इतराज ये है कि अगर ठीक है मान लिया सियासी जुमले हैं, इन चंद सियासी जुमलों की वजह से आपके वर्कर एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं, ये दुरुस्त बात है। तो आप जब आपका दिल चाहता है आप कह देते हैं ये हमारे सियासी जुमले थे, वो बेचारे जो लड़ के मर गए, जिनकी दोस्तियां खत्म हो गई, सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी करनी होती है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। हुकूमत बनाने के लिए पहले सियासी इत्तेहाद हुआ, फिर हमने देखा कि कुछ इख्तलाफात की खबरें भी सुनी, अब जो कि बजट आ रहा है, आगे ज़रूरत है हुकूमत को अपने इत्तेहादियों की, तो शहबाज शरीफ साहब की आसिफ अली जरदारी से जो मुलाकात है, फिर बजट मंजूरी पर हिमायत उन्होंने तलब कर ली है। इस पर खुर्शीद शाह साहब ने यह कहा है कि हमें तो बजट का इल्म ही नहीं है, हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया और IMF और चीन के साथ मुआहदों से भी हम मुकम्मल तौर पर ला इल्म है। अबू बकर साहब क्या कहना चाहेंगे? सियासी इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अगर उनकी सियासी बसीरत देखी जाए तो वो भी कमाल है इस तरह के फैसलों में। इस तरह के बड़े बड़े जो चाइना के साथ मुआहदों की अगर हम बात करें तो उसमें वो बहुत अच्छा अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये हुकूमत की तरफ से कोताही है या फिर पीपल्स पार्टी खुद गुरेज कर रही है?
देखिए, ये जो बजट होता है उसमें हर जमात जो है वो बजट में जो कंसर्न होते हैं उसके उनको अपने जहन में रखती है, उसकी अपनी एक पार्टी पॉलिसी होती है। ज़ाहिर है तमाम सियासी लोग जो पार्लियामेंट में आते हैं आवाम को कहीं ना कहीं तो जवाबदेह समझते हैं। जी जी। और हर बजट जो है वो चाहे किसी टेन्योर में हो, किसी रिजीम में हो, उसके हमने देखा है कि एक अपने वस्त नताइज आम आदमी की लाइफ के ऊपर मैंने पढ़ते देखे हैं। ठीक है। किसी पार्टी की हुकूमत हो तो जो अवामी पॉलिटिक्स जो जमातें करती हैं, बहरहाल वो कम अज़ कम बजट के ऊपर एक अपनी पोजीशन जो है उसमें बात भी करती हैं और उसको मनवाने की कोशिश भी करती हैं। ठीक है। अब ये हुकूमत की अगर सरबराही पीपल्स पार्टी कर रही होती तो शायद यही बातें हमें PMLN की तरफ से इस इत्तेहाद में सुनने को मिलती हैं। ठीक हो गया। तो ये एक नेचुरल बात है, चूँकि इस वक्त जो है वो फ्रंट लाइन के ऊपर जो है वो PMLN के लोग हैं और पीपल्स पार्टी उस तरह से इत्तेहादी हिमायत तो उसने दे रखी है। जी जी। लेकिन गवर्नेंस का बोझ जो है वो उसके कंधों पे नहीं है, तो लिहाजा उसे लगता है कि अब आवाम की बात कर ली जाए और बजट भी है। जी। और वो सिंध में भी अपने तौर पर जो बजट देंगे सिंध के आवाम के मसाइल जो हैं आबादी को जहन में रखते हुए, हेल्थ और तालीम में और बाकी सोशल सेक्टर में, उसमें वो ज़ाहिर है रिलीफ देने की भरपूर कोशिशें करेंगी। जी जी। और सूबाई हुकूमतों के पास क्वेश्चन भी होता है NFC अवार्ड के बाद कि वो चाहें तो रिलीफ भी अपने सूबों के आवाम को किसी हद तक दे सकती हैं। लेकिन वफाक का प्रॉब्लम ये होता है कि IMF से डील उसने करना होता है, हाँ जी। बैरूनी कर्जों से डील उसने करना होता है, इन्फ्लेशन से ओवरऑल उसने डील करना होता है, डिफेंस बजट को उसने डील करना होता है। तो सारा दबाव तो उसके ऊपर होता है, उसके पास तो तालीम और सेहत पे खर्च करने को कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सब्जेक्ट बन चुके हैं। तो अब जो पीपल्स पार्टी जो पोजीशन ले रही है बज़ाहिर तो वो ठीक है और हुकूमत को भी चाहिए कि वो उनसे मुशावरत बढ़ा दे, क्योंकि बजट सबसे बड़ी पार्लिमानी जो एक्सरसाइज होती है उसमें बजट सबसे बड़ी मश्क होती है। तो बजट अगर पास ना हो या इत्तेहादियों का उसके ऊपर एतमाद ना हो, तो अगर बजट पास ना हो तो ये ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है, या हुआ भी हो तो शायद एक दफ़ा, मुझे इल्म नहीं है। बजट पास ना होने का मतलब ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर को ऐवान का एतमाद ही हासिल नहीं रहा, वो तो नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर आपको दोबारा उस तरफ जाना पड़ता है, एतमाद का वोट लेना पड़ता है। तो देखिए पीपल्स पार्टी की तरफ से 3-4 चीजें आ रही हैं। आज बिलावल साहब जो हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी का इजलास किया है, उसमें यही सेम पोजीशन सेम कंसर्न थे जो जिसके मुतालिक खुर्शीद साहब बात कर रहे हैं। और फिर पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमाओं को आज मैंने सुना है जो कह रहे हैं कि इस हुकूमत का तो बज़ाहिर को मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। मंजूर वसान साहब ने कहा है कि 3-4 महीनों में हमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, इसी तरह से नबील गबोल साहब भी कह रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी है तो बड़ी काया जमात ना, बड़ी आवाम की बात भी करती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती पे भी बज़ाहिर यकीन रखती है और मुज़ाकरात और इंगेज करने की बात भी करती है, और फिर खामोशी से साइड पे भी बैठी हुई है, गवर्नेंस का बोझ भी नहीं है। और साथ वो ये कह रहे हैं कि जो चाइना में मामलात हमारे हो रहे हैं उसका भी हमें इल्म नहीं है, और जो आप IMF से कर रहे हैं उसका भी हमें इल्म नहीं है। लेकिन एक बड़ी पार्लिमानी जमात होने के नाते और हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी होने के नाते उनको ये क्लियर पिक्चर तो होनी चाहिए। बज़ाहिर तो उनकी पोजीशन दुरुस्त दिखाई दे रही है मुझे। सब कहते हैं ना कि जी हमें बजट का इल्म ही नहीं है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। खुर्शीद शाह साहब ने ये बात की, बड़ी तशवीश वाली बात है। कोई वर्स्ट कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा सुमेरा, बिल्कुल भी नहीं वर्स्ट कंडीशन का। आपका क्या ख्याल है? ये बात की होती ना जरदारी साहब ने, जी जी, जो सदर ममलिकत थे, फिर परेशानी की बात, उनके मुंह से ऐसी बात क्यों निकल रही है? ठीक है, वो तो वफाक का हिस्सा है ना, बल्कि पूरे पाकिस्तान का। जी जी बिल्कुल, कि वो सदर ममलिकत है। तो लिहाजा पार्टियों में इस किस्म का। दूसरी बात यह कि जो पीपल्स पार्टी है जब उसके पास गवर्नर्स के ओहदे नहीं है ना, तो उनको ये बात करनी ज़ेब देती है। ठीक है, ये हमें दिखाया नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये बजट मंजूर नहीं है, कंसर्न शो किया, डेडलॉक तो नहीं है, उन्होंने कहा हमें दिखाया नहीं गया। ठीक है ना, ये डेड। और दूसरी बात है 100 दिन बाद कोई ऐसी सूरत हाल पैदा भी नहीं हुई कि हुकूमत को कहेंगे चूंकि हमें बजट आपने दिखाया नहीं तो हुकूमत खत्म। दोनों पार्टियां याद रखें, दोनों पार्टियां तूफान से गुजर कर आई हुई हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हम सब जानते हैं कि क्या क्या मसाइल होते थे, और उसके बाद सब होते होते मिसाक जमहूरियत हुआ, और तब कहीं जाके आप कोई लड़ाई जो है कोई 10-15% रह गई है, 100% वाला काम नहीं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मंजूर वसान और नबील कबूल साहब वाली, अब ये भी वही शेख रशीद साहब बनते जा रहे हैं। 3 माह बाद मुझे हुकूमत नजर नहीं आ रही। तो भाई फिर आप तो आंखों का इलाज कराएं, आपको क्यों नहीं नजर आ रही? अगर आपको नहीं नजर आ रही तो बाकियों को नजर क्या होगा? नहीं, देखे ना, ये तो हवा में बातें हैं ना कि मुझे हुकूमत नजर नहीं आ रही। आप उठ के कहते हैं मुझे 6 महीने बाद नजर नहीं आ रही। वो हमारे एक दोस्त कहते होते थे जब मुशर्रफ की हुकूमत थी ना, तो उन्होंने बड़ा कहा जी कि मुशर्रफ दौर में मैंने प्रेडिक्शन कर दी थी
اور یہ سارے دوست گواہ ہیں کہ میری پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی. انہوں نے پریڈکشن پتہ کیا کی؟ جی یہ مشرف ایک دن نہیں رہے گا، ملک کا صدر نہیں رہے گا، اور الحمدللہ ان کی پریڈکشن پھر ایک دن ثابت ہوئی. سو یہ کہنا کہ جی وہ بس میں 3 مہینے دیکھ رہا ہوں، آپ 6 مہینے کہہ دیں، ابوبکر صاحب سال کہہ دیں، میں 2 سال کہہ دیتا ہوں، کہیں جس کا تکا لگ گیا اس کا مطلب وہ نجومی ہو گیا. منظور وسان صاحب پچھلا وہ جب سے انہوں نے 1-2 خواب دیکھے تھے نا، وہ خواب کہہ کے یا انہوں نے بیان کیے یا انہوں نے اصلی خواب دیکھے تھے، بہرحال اس حوالے سے انہوں نے لگنا شروع ہو گیا کہ میرے میں بھی کوئی روحانیت آتی جا رہی ہے. منظور وسان صاحب کی بہت سی پریڈکشنز غلط ثابت ہو چکی ہیں، اور یہ اس لیے غلط ثابت ہوگی. ایک بات میں آنا لائٹر نوٹ کرنے لگا ہوں، شہباز شریف صاحب جب تک ملک کے وزیر اعظم ہے نا، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی لڑائی نہیں ہوگی. یہ بات ہوتا ہے، یہ بات ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے وہ سافٹ ہے نا، ٹھیک ہے، تو ان سے کبھی آپ یہ توقع نہ رکھیں. ایک سیکنڈری کوسچن ہے یہاں پر آپ سے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک گریزاں ہے کہ وہ گورننس میں آئے، اور اس طرح سے آپ کو نہیں لگتا کہ اب انہیں ساتھ دینا چاہیے حکومت؟ بجٹ ہو جانے دیں اپروو. اچھا، اس کے بعد چیزیں بہتر. یہ جملہ آپ نے آن ریکارڈ رکھنا ہے. چلیں اس کو ڈن کر لیتے ہیں. ابوبکر صاحب اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے کہ پیپلز پارٹی آئے گی گورننس میں؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی گورننس کا اس طرح سے حصہ بنے گی کہ وزارتیں لے لے. مجھے اتنا جلدی تبدیلی نہیں لگتی پالیسی میں، لیکن بجٹ منظور ہو جائے گا اور بجٹ کے اوپر پیپلز پارٹی اپنے کنسرن بھی شو کرے گی، پارلیمنٹ میں تقریریں بھی کریں گے اور اپنی پوزیشن اسٹیبلش بھی کریں گے، اور اس کے بعد ووٹ بھی دے دیں گے. یہ جو آپ نے جو پنجاب اسمبلی میں دیکھا ہے نا جس طرح کا معاملہ احاطہ کی عزت بل کے اوپر، اس طرح کی پریکٹس ہمیں بجٹ کے اوپر بھی نظر آئے گی. تقریریں بھی ہوں گی، تالیاں بھی بجائی جائیں گی، شاید نعرے بھی لگ جائیں عام آدمی کے لیے، ساتھ ووٹ بھی دے دیا جائے گا منظوری کا. اچھا ابوبکر صاحب، ایک سوال ہے میرا آپ سے. بلاول صاحب سے یاد آیا مجھے، ابھی نخیع صاحب نے جو خبر دی ہے، آپ کو لگتا ہے خان صاحب سے ملاقات کے لیے بلاول صاحب راضی ہو جائیں گے؟ بڑا اچھا سوال. میرا خیال ہے سوال تو ان کا اچھا ہے. شاید یہ ملاقات کی بات نہیں ہے، مذاکرات کی بات ہوئی تھی. چلے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز جو ہوتی ہیں ان کو یہ اس بات کا بالکل یقین ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، بظاہر وہ جو مرضی کہہ رہے ہوں. دیکھیں جب آپ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی تو ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے نا کہ ہم طاقت جن کے پاس ہیں ان سے مذاکرات کریں گے. یہ کون ہے؟ اگر کل کو آپ نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو آپ نے دوسرے فریق کے اعتماد کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ انہیں اپنے جملوں سے پریشان کر رکھا ہوتا ہے. جب دوسرا فریق مذاکرات پہ بیٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یار مجھ پہ تو آلریڈی ان کو ٹرسٹ نہیں ہے، چلو جب بات چیت کر رہے ہیں تو تھوڑا سا یار میں ان کو ان کے حصے سے کچھ زیادہ بات مان لوں تاکہ ایک گریس کا مظاہرہ کر لوں اور اس سے کوئی ڈیڈ لاک کھل جائے. یہ پالیسی بھی تو ہوتی ہے. تو یہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں یا اگر وہ چلے گئے کہ ایسی بات بن گئی تو اس میں خان صاحب کے لیے تو یہ بڑی فیس سیونگ ہوگی. انہوں نے بلاول کا نام تو کبھی نہیں لیا، اور بلاول حالانکہ پارلیمنٹ میں تقریریں کرتے رہے بلاول بھٹو صاحب اپوزیشن کے ایک بڑے رہنما کے طور پر، لیکن بلاول بھٹو صاحب نوجوان بھی ہیں اور ان پر اس طرح سے بری گورننس کا لگیج بھی نہیں ہے اور ان سے بات بھی ہو سکتی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں. تو یہ ایک درست بات ہے. تو پی ٹی آئی بھی اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو اپنے کارکنان کو کہہ سکے گی کہ نئے فیس ہیں، نئے لوگ ہیں، ایک نیا ہم ریپروشما کر رہے ہیں، ایک نئے حالات میں جا رہے ہیں، تو کچھ چیزیں ہم گیو اپ کر رہے ہیں اور کچھ ہم ٹیک کر رہے ہیں. تو ایک نیا منظرنامہ بن سکتا ہے، خارج از امکان نہیں. ملاقات تو نہیں ہوگی. ملاقات کیسے ہوگی؟ ابوبکر صاحب ایک بات سنیں، ملاقات کیسے ہوگی؟ سنیں یعنی ٹیلی فونک ہوگی بات چیت، مذاکرات نہیں. وہ تو خان صاحب کی طرف سے اپنی ایک ٹیم مقرر کریں گے، یقیناً وہ ہوگی، اور وہ ٹیم جا کے بلاول صاحب سے ملے گی یا بلاول صاحب کہیں گے کہ آپ وہ ٹیم ہی ملے گی جس سے ملے گی، جس سے ہوگی وہ ٹیم ہی ملے گی. چونکہ خان صاحب کے تو ابھی مقدمات ہیں، وہ ٹیم وہ ابھی جیل میں ہی رہیں گے. وہ ٹیم کیسے پتا چلے گا جی یہ خان صاحب نے مقرر کی ہے؟ وہ ایسے ہی پتا چلے گا جیسے ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پتا چلے گا کہ یہ مذاکرات کے لیے تو آپ بات کر رہے تھے، وہ پریس سے میٹ کریں گے، وہ بات کریں گے. جو بندہ باہر آتا ہے ابوبکر صاحب، وہ میں نے یہ بھی بات کی ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی جو وفاقی وزیر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں پابندی لگنی چاہیے. پنجاب کی کابینہ کہتی ہے پابندی لگا دیں، اور 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں اور ان کو بالکل بھی نہ چھوڑیں. تو حکومت کی طرف سے بھی بات بات کی بولیاں ہیں نا، تو وہی بات اس جماعت سے بھی ہیں. تو جب ایک میچور ماحول بن جائے گا، ہمیں دونوں طرف سے لوگ کلیئر ہو جائیں گے اور وہ کہیں بیٹھ کے ملتے جلتے اور میڈیا کو کوئی بریفنگ بھی دے دیں گے. ہمارے پاس ایک اچھی خبر ہے، اس سارے تناؤ کے ماحول میں پاکستان جو ہے وہ کینیڈا سے جیت چکا ہے میچ. اور لیکن کس طرح جیتا ہے ہمیں یہ بتائیں، ان سے پوچھ کے بتائیں نا. اچھا تفصیل اور پہلے چیز نہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں نا کچھ تھوڑی سی. ہاں جی شکیل صاحب، کیسی رہی ہے؟ کیسے جیتا ہے؟ بالکل اچھے طریقے سے جیت گیا ہے، دعاؤں سے جیتا ہے کوئی اچھے طریقے سے. اچھا کتنی وکٹس ہیں؟ وکٹس کتنی گئی ہماری؟ کتنی وکٹوں سے جیتا ہے پاکستان؟ وکٹس میں
7 विकेट से जीते हैं, ये तो बहुत और अच्छी कितनी गेंदें बाकी रह गई थी ये भी बता दें, फिर इस पे एक बात बताता हूँ। बस एक बता दीजिए बॉल्स कितनी रह गई थी, और या पूरा 16 बॉल्स रहती थी भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हो गया, मेरा ख्याल 107 का था ना, 107 का था जो चेज करना था, तो ये तो अच्छा चेज किया है। इसका पाकिस्तान को आगे जाकर फायदा हो सकता है नेट रन रेट के ऊपर। चले यार ये दो। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं कि वो जो एक हम हर टूर्नामेंट में एक हमारे ऊपर लगेज होता है ना कि हमने दुआएं मांगनी है, हाँ जी, कि पाकिस्तान उससे जीत जाए, वो उससे हार जाए, वो उससे हार जाए, तो फिर हम सुपर 8 में पहुंचते हैं। उसकी इक्वेशन ये थी कि आज पाकिस्तान अच्छे तरीके से कनाडा से जीत जाए, हाँ जी, यूएसए इंडिया से हार जाए, ओके, फिर यूएसए आगे आयरलैंड से हार जाए, ओके, आयरलैंड पाकिस्तान से हार जाए, सही है, ठीक है ना सर, और फिर कनाडा जो है वो भी आयरलैंड से हार जाए। ये दुआएं बचा तो ये अगर हो सकता है और आखिरी मैच होगा पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ, और उसमें एक सिचुएशन क्लियर होगी कि अगर हमने जीतना है तो किस इक्वेशन पे, किस सूरत हाल में जीतना है, फिर जाकर पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा। चलें जी, अल्लाह करे इसी इक्वेशन से जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान जीत जाए ताकि अवाम का भी जो मोराल है वो बुलंद हो जाए। मोराल बुलंद होने से मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब याद आ गए हैं। आजकल उनका मोराल जो वो वैसे भी बड़ा बुलंद है, और नुखी साहब ने उसका थोड़ा सा हमें बता भी दिया था कि वो कह रहे हैं जंग है तो जंग सही, हम नताइज भुगतने को तैयार हैं। सीज़ फायर तो उनका है ही सही, लेकिन फिर भी वो पीटीआई के साथ बैठने को, उनके साथ बात करने को, उनके साथ मुज़ाकरत करने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि जी मेरा अडयाला वाले जो हैं, अडयाला जेल वाले से उनसे कोई रब्ता नहीं है, इस हवाले से झूठ बोला जा रहा है कि मेरे उनके साथ रब्ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम फ़ौज और मुल्क की दिफा को कमज़ोर नहीं देखना चाहते, उनको हम ताकतवर ही देखना चाहते हैं। इस वक्त स्टेटस क्या अबू बकर साहब, मौलाना साहब का? नून लीग तो उनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है, और पीपल्स पीटीआई के साथ भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उनका कोई इल्हाक या इस तरह से कुछ नज़र नहीं आ रहा, बढ़ के ही मारते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए मौलाना साहब जो है ना, उन्होंने जो इस वक्त पोजीशन ली हुई है, ये बिल्कुल वही पोजीशन है जो पीडीएम के शुरू में, इत्तेहाद के दिनों में इमरान हुकूमत और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो अल्फाज और जो उनका रोब दबदबा होता था उनकी गुफ्तगू में, जो शोला बयानी होती है, ये ऐन वही है। जैसे देखें आज उन्होंने एक बात की है कि फौज पर आम आदमी का एतमाद खत्म हो गया तो फिर मुल्क या उम्मीद की आखिरी जगह क्या रह जाएगी। बज़ाहिर तो ये एक दुरुस्त बात है, लेकिन बात यह है कि यह बहुत नाजुक मौजू भी है कि कोई भी सियासतदान उठता है तो वो यही बात करता है। जी। तो ये भी एक अपनी जगह पर अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन बात यह है कि कुछ हमारे हिस्से की सिविलियन लोग जो हैं उनकी भी तो गलतियाँ हैं, बिल्कुल, उन्हें भी तो अपने दामन की तरफ देखना चाहिए ना। कल यही मौलाना फजलुर रहमान थे, एक हुकूमत के लिए तहरीक चला रहे थे, आज वो एक दूसरी हुकूमत के लिए चला रहे हैं। जी 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 जी, कि ये तो बड़े आसानी से कह दिया ना कि अगर फौज पर से अवाम का एतमाद खत्म हो गया तो बाकी क्या रह जाएगा। जी जी, तो जो सियासतदानों पर अवाम का एतमाद खत्म हो गया तो बल्कि वो तो हमने बारहा देखा है, खत्म हुआ है, खत्म होता रहा। मौलाना साहब पे अवाम को एतमाद ना रहा, आप एक बात, आप एक के साथ थे, आप दूसरे के साथ हो गया। ये तमाम पॉलिटिकल लोगों के लिए तमाम चीजों की इजाजत है, जो कुछ मर्जी करते हैं। देखें ये तमाम पॉलिटिकल लोगों के लिए भी अपनी तरह अपने आप को खुद एहतसाबी का और कटहरे में रखने की बात है कि लोग सियासी जो अमल है उस पर भी यकीन नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदान जो है हमेशा आला कार बनने को तरजीह देते हैं। जी। जब हमें लगता है कि इक़्तिदार में हम आ सकते हैं तो फिर जो मर्जी कर लें, आप तमाम जमहूरी रवायात की पामाली कर लें, अदालतें जो मर्जी करें, इलेक्शन कमीशन जो मर्जी करे, अवाम जो मर्जी भले जो कहती रहे, हमने इक़्तिदार में आना है तो फिर आना है। ये हमने पीटीआई को भी देखा ऐसा करते हुए, ये हमने बारहा पीएमएलएन को भी इस तरह से करते हुए देखा है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो उनकी तो रेपुटेशन ही उनकी जमात की यही है कि वो इस्लाम नहीं बल्कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। हो गया। तो उन्होंने बड़ी खतरनाक बातें की हैं। ऑन अ लाइटर नोट, वो खाना शुरू होना होता है ना जब बारात का, जी, तो मैंने एक जगह पे गया हुआ था तो वहाँ एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा देखिए खाना जो है ये बड़े महज़ब तरीके से खाना चाहिए, सबको मिलेगा, क्या फ़ायदा शोर मचाने का, तो जब खाना आए तो खुदा के लिए आप लोग आराम से सुकून से, खाना कम नहीं होगा, खाना बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आराम सुकून से सारा, उन्होंने बड़े तहम्मुल से उन्होंने सब कुछ कहा। जी। खाना आया तो मौलाना साहब, उन्होंने भी लोग रगड़ गए, इस हजूम ऐसे भागा, सही है, तूफान मच गया। हाँ जी। तो मौलाना साहब जो हैं, ये मुझे बाज़ औक़ात इनकी कैफियत भी है, ये जितना मर्जी समझा लें, देखिए जो ही मौका मिलेगा पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाने का, बिल्कुल इनको रोंगती हुई गुजर जाएगी, ये ज़हन में रखिएगा। उन्होंने ये नहीं सारी बातें ध्यान में रखनी कि मौलाना साहब के साथ क्या हुआ था, जैसे लिहाजा दोनों तरफ से मौलाना साहब तो खुद भी, मैं अब क्या कहूँ, लेकिन बहरहाल
अब उन्होंने अगर ये सोचा है कि जी पीटीआई के साथ मिलेंगे तो पहले तो ये तय करें कि कौन सा वो बंदा है जिस पे उन्हें इत्मीनान है कि वो खान साहब से जो बातें करके आ रहा है वो एज इट इज पहुंचा रहा है। बात उन्होंने आज प्रेस टॉक में भी फजलुर रहमान साहब ने खुद कहा है कि किस पे एतमाद कर लें। अच्छा सुमेरा, इसके साथ ना उन्होंने 2-3 और अहम बातें की हैं। एक बात तो वो ये कर रहे हैं कि वो घुमंड में जो कुछ कर रहे हैं वो उसके नताइज ठीक नहीं निकल रहे। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, वो कहते हैं कि वो पार्लियामेंट को घर की लौंडी बनाना चाहते हैं ये। और तीसरी खतरनाक बात वो ये करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि आपकी इज्जत में और ताकत में इजाफा हो और आप सुरखरू हों, लेकिन आप सियासतदानों को देखना चाहते हैं कि वो कमजोर हों, उनके इंस्टीट्यूशंस कमजोर हों। जब ये पोजीशन हो पाकिस्तान के मोहतरम इदारों के हवाले से एक सियासतदान की या एक जमात की, तो मेरा ख्याल है फिर हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस को निगोशिएट करे, इंगेज करे। ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म में लोग हैं इन्होंने तो नहीं जवाब देना ना सियासतदानों को। सब क्लोजिंग कमेंट कर दीजिए मौलाना साहब की उस पे हमें। मैंने आपको कहा मौलाना साहब सिर्फ इसलिए नाराज हैं, उन्हें कोई कुलीदी ओहदा नहीं मिला। चले, मौलाना साहब को आपको एक कुलीदी ओहदा जो दे देगा वो उसके साथ होगा, उनके साथ चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका भी, अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।